इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक CSC सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले TEC यानी कि टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स को पूरा करना होता है। यह कोर्स आप घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम TEC एग्जाम में आने वाले सभी 10 असेसमेंट का लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं, जिसे देखकर और समझकर आप आसानी से अपना सभी असेसमेंट पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सभी 10 असेसमेंट को देख लेते हैं। अब असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको cscentrepreneur.in के वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको लॉगिन विथ अस बटन पर क्लिक करना है, वापस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ असेसमेंट वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है वह एंटरप्रेन्योरशिप पर है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब असेसमेंट 1 को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के सामने वाले लॉ पर जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका असेसमेंट का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर विथ अ न्यू आइडिया इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रू, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है, तो इसका भी जो आंसर होगा वह ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन एन ओल्ड आइडिया, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल एंड लेस रिस्क। एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। सेकंड ऑप्शन है, टीचिंग इन एन IIT या MBBS कोचिंग इंस्टीट्यूट, IIT या MBBS कोचिंग संस्थान में अध्यापन। थर्ड ऑप्शन है, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू ऐप और सॉफ्टवेयर विथ हाई रिस्क। उच्च जोखिम वाले एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एंटरप्रेन्योरशिप का एक एग्जाम्पल है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना एक नए आइडिया के साथ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू ऐप और सॉफ्टवेयर विथ हाई रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। इसमें भी आपको जो है एक उद्यमशीलता का कौन सा एग्जाम्पल है वह सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। एक शहर में नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर और BPO, एक कॉल सेंटर या BPO में काम करना। थर्ड ऑप्शन है, टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन है, मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क बाय द बॉस इन अ कंपनी, किसी कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को प्रबंधित करना और पूरा करना। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट है, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग ऑल द डिसीजन बाय हिमसेल्फ। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, जैसे कि प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। तो यहाँ पर जो ये ट्रू हो जाएगा, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक लेस रिस्क अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन। एक उद्यमी वह होता है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक उद्यमी जो है हमेशा रिस्क लेता है और हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो यह जो है ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पीपल हु स्टार्ट अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। यहाँ पर ये समझने की बात है कि कभी भी कोई नया व्यवसाय हम शुरू करते हैं किसी नए आइडिया के साथ, तो जरूरी नहीं है वह जो व्यवसाय है वह हमेशा सक्सेसफुल ही हो। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92% ऑफ द स्टार्टअप आर सक्सेसफुल विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं। तो ये जो है गलत है, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन ए स्टडी ऑफ अबाउट 3200 स्टार्टअप इन द सिलिकॉन वैली, अबाउट 92% ऑफ स्टार्टअप फेल्ड विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ स्टार्टिंग। सिलिकॉन वैली में लगभग 3200 स्टार्टअप के अध्ययन में पाया गया कि लगभग 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर ही विफल हो गए। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
An entrepreneur is one who is involved in a few of these activities: managing, organizing, innovating, assuming risk, etc. एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में कुछ में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना आदि। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ट्रू। इस तरह से यहाँ पर हमारा पहला असेसमेंट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको सबमिट एग्जाम पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर आ जाएंगे, देखेंगे आपको 10 में से यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिल गए हैं। इसका मतलब है कि आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर आपने दिए हैं सभी करेक्ट हैं। अब इसी तरह हम सेकंड असेसमेंट को भी कंप्लीट करेंगे। अब सेकंड असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ लॉग पर क्लिक करना है और वापस स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। अब आपका सेकंड असेसमेंट भी स्टार्ट हो गया है। सेकंड असेसमेंट का हमारा पहला क्वेश्चन है, डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, क्या उद्यमिता में डैश शामिल है, उद्यमिता में क्या शामिल है। यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का प्रबंधन। ऑप्शन सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग टास्क, कार्यों का आयोजन। थर्ड ऑप्शन है इवेल्युएटिंग रिस्क इन अ फ्यू वेंचर। थर्ड ऑप्शन है इवेल्युएटिंग रिस्क इन द न्यू वेंचर, नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन। ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वे सभी जो है यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड अज्यूमिंग द रिस्क पर्टेनिंग टू योर एंटरप्राइज etc. एंड एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। अब यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वह ट्रू होगा, ऑप्शन ए जो है वह ट्रू हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग अ बिजनेस टेक डैश टाइम देन इट टेक टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस। एक व्यवसाय को निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है शॉर्टर, छोटा। ऑप्शन बी है सेम, वही। ऑप्शन सी है लॉन्गर, लंबे समय तक। ऑप्शन डी है कैन नॉट से, नहीं रह सकता। यहाँ पर किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लंबा समय लगता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, लॉन्गर, लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर्स नीड्स टू हैव डैश टू बी सक्सेसफुल। सफल होने के लिए उद्यमियों को किसका होना आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है पेशेंस, धैर्य। ऑप्शन बी है पेशेंट, मरीज। ऑप्शन सी है मनी, धन। ऑप्शन डी है लक, भाग्य। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेशेंस, धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्पेसिफिक टूल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस देखना है। ऑप्शंस ए है क्रिएशन, सृष्टि। ऑप्शंस बी है रिनोवेशंस, नवीनीकरण। ऑप्शन सी है इनोवेशंस, नवोन्मेष। ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोग। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, इनोवेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर नीड्स मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिटीज वेयर आइडिया कैन बी शेयर्ड एंड शेप। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी एक फिजिकल कम्युनिटी होती है जहां बहुत सारे आइडियाज़ को शेयर किए जाते हैं और उन पर काम किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह ट्रू हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योरियल बट पीपल्स आर एंटरप्रेन्योरियल। संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। तो यहाँ पर ये भी जो आंसर हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा, ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। तो ऑप्शन ए है डेवलप एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एज अ मेन स्ट्रीम स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी। मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ाने के लिए संगठनों के भीतर उद्यमशीलता परिस्थितिकी तंत्र विकसित करें। ऑप्शन बी है प्रमोट एम्प्लॉई ऑप्टेन, कर्मचारियों को अक्सर बढ़ावा दें। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों जो ऑप्शंस दिए हैं ए और बी, ये दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरिंग फ्रेम एज इंटेंशनल इटरेशन क्रिएट। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। ऑप्शन ए है अ माइंडसेट दैट इज प्रिपेयर्ड, ए मानसिकता जो तैयार की जाती है। ऑप्शन बी है एक्सपेक्ट्स मल्टीपल चैलेंजेस, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है।
ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग एज दिस नीड्स पेशेंस एज वेल। उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए भी धैर्य की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो आंसर होगा वह फॉल्स होगा, गलत। यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि इसका आंसर ट्रू होगा, बट ऐसा नहीं है। आप इसके नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको नोट्स मिलता है, उसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो वहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि एंटरप्रेन्योर्स शुड बी ग्रीडी टू ग्रो बिग। एंटरप्रेन्योर को ग्रीडी होना चाहिए बड़ा होने के लिए, बट दिस नीड्स पेशेंस एज वेल एज, इसके लिए पेशेंस की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर यदि नॉट नहीं दिया होता शुड के बाद तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉट दिया है इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सेकंड असेसमेंट भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कुछ देर। आपका जो एग्जाम है वह सबमिट हो गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पर मिल चुका है। अब हम अपने थर्ड असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे। थर्ड असेसमेंट है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। थर्ड असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ आपको लॉग पर क्लिक करना है, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करना है। अब आपका थर्ड असेसमेंट स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है एन आइडिया इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ कॉग्निशंस। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एवरी आइडिया इज अ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। क्या हर एक विचार एक संभावित अवसर है? तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर द एबिलिटी टू बैलेंस टेक्निकल नॉलेज एंड मार्केट नॉलेज। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आपको उस मार्केट नॉलेज की भी जरूरत होती है, उसके अलावा आपको टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ट्रू, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो सिंपली पुट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैश दैट फ्लो इन एंड कैश दैट फ्लो आउट। कैश फ्लो उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपफ्रंट कैपिटल एंड R&D रिक्वायरमेंट शुड बी हाई व्हाइल इवैल्यूएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट। एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, फॉल्स। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्योंकि अपफ्रंट कैपिटल एंड R&D रिक्वायरमेंट शुड बी लो व्हाइल इवैल्यूएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट। यहाँ पर जो अपफ्रंट कैपिटल एंड R&D रिक्वायरमेंट यहाँ पर हाई दिया है, इसलिए इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा, ये जो है लो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेंचर आर बिजनेस शुड बी ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू टू अ पोटेंशियल एक्वायरर। एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट। कैसे पहचाने कि कोई विचार एक अवसर है या नहीं। तो ऑप्शन ए है एन आइडिया नीड्स टू बी वैल्यूएबल। एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी है एन आइडिया नीड्स टू बी फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर। एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है नाइदर इज करेक्ट, दोनों ही सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी टू इवेल्युएट एन आइडिया। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है। टू नो वेदर कस्टमर विल बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया। यह जानने के लिए कि ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेंगे या नहीं। ऑप्शंस भी है टू नो वेदर द एंटरप्रेन्योर विल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ एन आइडिया। यह जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार से लाभ कमाएगा या नहीं। ऑप्शन सी है टू नो वेदर द एंटरप्रेन्योर कैन मेक अ वेरिएबल प्रोडक्ट आउट ऑफ एन आइडिया। यह जानने के लिए कि क्या उद्यमी एक मूल्यवान उत्पाद को एक विचार से बाहर कर सकता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं वे सभी करेक्ट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिशियन ऑब्जर्व दैट ग्रोसरी स्टोर इन हिज एरिया आर रनिंग सक्सेसफुली एंड वांटेड टू ओपन वन टू, ही ओपन वन बट वाज नॉट एबल टू प्रॉफिट व्हाई। एक इलेक्ट्रिशियन ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है और वह भी एक खोलना चाहता था। उसने एक ओपनिंग की लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाए, क्यों? तो यहाँ पर ऑप्शन है, द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट हैव एनी टेक्निकल नॉलेज अबाउट हाउ टू रन अ ग्रोसरी स्टोर। किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रिशियन को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं थी। ऑप्शंस भी है, द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर ऑलरेडी 3 सक्सेसफुल ग्रोसरी स्टोर इन हिज एरिया एंड देयर वाज नो नीड फॉर अनदर वन इन हिज एरिया। इलेक्ट्रिशियन को यह नहीं पता था कि उसके क्षेत्र में पहले से ही 3 सफल किराना स्टोर हैं और उसके क्षेत्र में दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है, नाइदर इज करेक्ट, दोनों ही सही नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। यहाँ पर जो दोनों ऑप्शंस दिए हैं वह करेक्ट है, क्योंकि वह एक इलेक्ट्रीशियन है। यदि उसने इलेक्ट्रीशियन की दुकान ओपन किया होता तो वह सक्सेसफुल हो जाता, क्योंकि उसके बारे में उसको टेक्निकल नॉलेज और मार्केट नॉलेज दोनों है। एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टेक्निकल नॉलेज और मार्केट नॉलेज दोनों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मार्केट शुड बी लार्ज एंड ग्रोइंग व्हाइल इवेल्युएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी और नॉट। एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और विकसित होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारा थर्ड असेसमेंट भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें थर्ड असेसमेंट में भी 10 आउट ऑफ 10 मिल चुका है। अब हम असेसमेंट नंबर 4 को देखते हैं। असेसमेंट नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। अब असेसमेंट नंबर 4 को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ लॉक पर क्लिक करना है, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ अ सर्विसेज। डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिनका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है इनपुट्स, ऑप्शन बी है रिसीवेबल्स प्राप्तियों, ऑप्शन सी है इन्वेंट्री सूची, ऑप्शन डी है कॉस्ट यानी कि लागत। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कॉस्ट। सो कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट्स और डिलीवरी ऑफ अ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेस्ड ऑन देयर एसोसिएशंस विद डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी इन द शॉर्ट टर्म रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन आउटपुट लेवल आर कॉल्ड डैश कॉस्ट। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती हैं, उन्हें कौन सा लागत कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ए है डायरेक्ट कॉस्ट प्रत्यक्ष लागत, ऑप्शंस बी है इनडायरेक्ट कॉस्ट अप्रत्यक्ष लागत, ऑप्शन सी है फिक्स्ड कॉस्ट निश्चित लागत, ऑप्शन डी है एक्सपायर्ड कॉस्ट खर्च की लागत। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट निश्चित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS which appears on the P&L स्टेटमेंट। P&L को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। बेची गई वस्तुओं COGS के लागत के प्रमुख निर्धारक हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कथन पर दिखाई देता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है इनडायरेक्ट कॉस्ट अप्रत्यक्ष लागत, ऑप्शन बी है फिक्स्ड कॉस्ट निश्चित लागत, ऑप्शन सी है एक्सपायर्ड कॉस्ट खर्च की लागत, ऑप्शन डी है प्रोडक्ट कॉस्ट सामान का मूल्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रोडक्ट कॉस्ट सामान का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कॉस्ट ऑफ एनी मटेरियल डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट। आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। तो ऑप्शन ए है एक्सपायर्ड कॉस्ट समाप्त लागत, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट कॉस्ट उत्पाद लागत, ऑप्शन सी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रत्यक्ष सामग्री लागत, ऑप्शन डी है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट अनपेक्षित लागत। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट उत्पाद लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉस्ट इंक्लूड्स सैलरीज, बोनसेस, इंश्योरेंस, पेंशंस, बेनिफिट्स, अर्न लीव पेड टू द इंडिविजुअल इन्वॉल्व।
डैश लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश का भुगतान शामिल है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है सरप्लस, अतिरिक्त। ऑप्शंस बी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रत्यक्ष सामग्री लागत। ऑप्शन सी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत। ऑप्शन डी है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, अनपेक्षित लागत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रत्यक्ष श्रम लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है cost allocation is a method through which a business allocates or distributes an indirect cost across various cost objects। लागत आवंटन एक तरीका है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में अप्रत्यक्ष लागत आवंटित या वितरित करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन के स्तर पर बदलती लागत को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट, सामान का मूल्य। ऑप्शंस बी है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रत्यक्ष सामग्री लागत। ऑप्शन सी है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत। ऑप्शन डी है फिक्स्ड कॉस्ट, निश्चित लागत। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस में ही जो है आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट आर कॉल्ड, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में भी हमें वेरिएबल कॉस्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कॉस्ट आर दोज दैट हैव बीन कंप्लीटली कंज्यूम आर द बेनिफिट्स फ्रॉम विच हैव यू रिसीव बाय द बिजनेस। डैश लागत वे हैं जिनकी पूरी तरह से उपभोग कर लिया गया है या जिनसे व्यवसाय को लाभ प्राप्त हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए है एक्सपायर्ड कॉस्ट, खर्च की लागत। ऑप्शन बी है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, अनपेक्षित लागत। ऑप्शन सी है डायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत। ऑप्शन डी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष लागत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्सपायर्ड कॉस्ट, खर्च की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल कंपनीज लाइक रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट, बिग बाजार है डैश डिग्री ऑफ कन्वर्जन। रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट, बिग बाजार जैसी खुदरा कंपनियों के पास कौन से डिग्री रूपांतरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है लो टू मीडियम, निम्न से मध्यम। ऑप्शन बी है मीडियम टू हाई, मध्यम से उच्च। ऑप्शन सी है लो टू हाई, नीचे से ऊपर तक। ऑप्शन डी है हाई टू मीडियम, उच्च से मध्यम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, लो टू मीडियम, क्योंकि रिटेल कंपनीज लाइक रिलायंस फ्रेश, डीमार्ट, बाजार हैव लो टू मॉडरेट डिग्री ऑफ कन्वर्जन। इनके पास जो है लो टू मॉडरेट डिग्री ऑफ कन्वर्जन होते हैं। अब यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है असेसमेंट नंबर 4 का। तो यहाँ पर हम सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे। अब यहाँ पर आप 4th वाले असेसमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल चुका है। असेसमेंट 5 है हमारा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ लॉक वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, आपका असेसमेंट नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस। एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं, सबसे अच्छा विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। ऑप्शन बी है गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी। ऑप्शन सी है थ्रिव ऑन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पर कायम रहे। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव, ऊपर के सभी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी जो ऑप्शन है वह सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्यमी की विशेषताएं क्या नहीं हैं। तो ऑप्शन ए है गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा संचार कौशल। ऑप्शन बी है टू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, मजबूत तकनीकी ज्ञान होना। ऑप्शन सी है क्विट्स हाफवे व्हेन द सिचुएशंस बिकम डिफिकल्ट, स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है। यहाँ पर जो सी है वह करेक्ट लग रहा है, फिर भी हम ऑप्शन डी देखते हैं। सॉल्व अ प्रॉब्लम विथ अ यूनिक एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, एक अद्वितीय और रचनात्मक समाधान के साथ एक समस्या हल करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या इनमें से क्या नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ दे कैन मेक देम बेटर, व्हिच ट्रेंड इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। ऑप्शन ए है ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशावादी प्रकृति। ऑप्शन बी है कंसिस्टेंसी, संगति। ऑप्शन सी है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ऑप्शन डी है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता।
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन से एंटरप्रेन्योर इफेक्टिवली सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू क्लाइंट्स एंड कस्टमर, व्हिच ट्रेड इज बीइंग डिस्कस हियर। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहक और ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। ऑप्शंस ए है ऑप्टिमिस्टिक नेचर, आशावादी प्रकृति। ऑप्शंस बी है गुड ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुखी। ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। ऑप्शन डी है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। यहाँ पर जो किसी भी कस्टमर से प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने के लिए हमें एक कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल, ये जो ऑप्शन है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर डोंट लेट अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलियर स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हिच ट्रेड इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को वह करने से नहीं रोकते हैं जो करने की आवश्यकता है, यहाँ किस गुण की चर्चा की जा रही है। ऑप्शंस ए है कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। ऑप्शंस बी है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, मजबूत तकनीकी ज्ञान। ऑप्शंस डी है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ऑप्शंस डी है रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी डी हो जाएगा, रिस्क टेकर, जोखिम लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट, एसिमिलेट एंड एक्सप्लॉइट नॉलेज। ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। ऑप्शंस ए है एडेटिव कैपेसिटी, योजक क्षमता। ऑप्शंस बी है एसिमिलेटिव कैपेसिटी, आत्मसात करने की क्षमता। ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता। ऑप्शन डी है एट्रीटिव कैपेसिटी, आकर्षण क्षमता। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अवशोषण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन से वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव प्रियर नॉलेज एंड रिलेटेबल एक्सपर्टीज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस ए है प्रियर नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू एक्सपेक्टेशंस फॉर्मेशन, पूर्व ज्ञान अपेक्षित निर्माण में योगदान देता है। ऑप्शंस बी है हेल्प्स टू मेक डिसीजंस लाइक वेदर टू इन्वेस्ट इन द आइडिया और नॉट, विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन सी है प्रियर नॉलेज डज नॉट हेल्प मच, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। पूर्व ज्ञान ज़्यादा मदद नहीं करता एक सफल उद्यमी बनने के लिए, यह आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सक्सेसफुल ट्रेलर वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, so he opened a street food restaurant in his area, but his restaurant did not run properly and eventually he had to close it down. Why? Please select the best options. एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने इलाके में स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोल दिया, लेकिन उनका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। कृपया सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्यों उनको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, इसका ऑप्शंस आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस ए है ही वॉन्ट्स नॉट अ रिस्क टेकर, वह जोखिम लेने वाला नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस बी है ही वॉज नॉट गोल ओरिएंटेड, वह लक्ष्य उन्मुख नहीं था। ऑप्शन सी है ही डिड नॉट हैव प्रियर नॉलेज ऑफ हाउ टू रन अ रेस्टोरेंट, उन्हें रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। जहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव प्रियर नॉलेज ऑफ हाउ टू रन अ रेस्टोरेंट, उन्हें रेस्टोरेंट चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था क्योंकि वो एक टेलर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉलेजेबल कुक ओपन अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन चेन्नई बट द बिजनेस वाज नॉट रनिंग स्मूथली एंड लेटर ऑन ही हैड टू क्लोज इट, व्हाट वेंट रॉन्ग। एक जानकार रसोइये ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट खोला, लेकिन व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उन्हें इसे बंद करना पड़ा, क्या गलत हो गया। तो ऑप्शंस ए है ही डिड नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था। ऑप्शंस बी है देयर वर टू मेनी कंपटीटर्स एंड ही वॉज नॉट क्रिएटिव इन द मेन्यू टू अट्रैक्ट कस्टमर, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और वह ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेन्यू में रचनात्मक नहीं थे। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है नाइदर इज करे, दोनों ही सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, को उन्हें जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं था और जो है उनके जो मेन्यू थे वह कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बोथ ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम्स फ्रॉम प्रियर रिलेटेड नॉलेज टू बी एबल टू मेक सेंस ऑफ रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एंड यूज द न्यू इन्फॉर्मेशन,
सोखने की क्षमता पूर्व संबंधित ज्ञान से आती है जो समझने में सक्षम हो कि मूल्य को पहचान सके और नई जानकारी का उपयोग करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। इस तरह से यहाँ पर हमारा 5वां असेसमेंट भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे और आपका 5th असेसमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जहाँ पर आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल चुके हैं। अब हम असेसमेंट नंबर 6 को देखेंगे। असेसमेंट नंबर 6 है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ लॉक पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय की सभी मौजूदा संपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का रिकॉर्ड है। ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नकदी प्रवाह का बयान। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, तुलन पत्र। ऑप्शन डी है जनरल जर्नल, सामान्य दैनंदिनी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस में बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है एग्जिस्टिंग एसेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 फाइनेंशियल शीट्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ बिजनेस। 3 वित्तीय पत्रक कौन से हैं जिनका उपयोग किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये तीनों जो हैं किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल शीट को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कम फर्स्ट इन बैलेंस शीट फॉलोड बाय एसेट। इक्विटी और लाइबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले से आती हैं, इसके बाद संपत्ति आती है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। सही समीकरण का चयन करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। कुल संपत्ति इज इक्वल टू कुल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट। एक व्यवसाय किसके बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस ए है मैन पावर, श्रम शक्ति। ऑप्शंस बी है कैश। ऑप्शन सी है इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमिका रूप व्यवस्था। ऑप्शन डी है नन, कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी बिजनेस जो है विदाउट कैश जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए कैश होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता हैज अ ग्रोसरी शॉप, द कस्टमर हैव ऑलरेडी पेड 5000 टू हर। गीता decided to pay her supplier rupees 2000 at the end of the week. According to the accrual basis, calculate her profit. गीता की किराने की दुकान है, ग्राहक पहले से ही उसे 5000 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2000 रुपये देने का फैसला किया। उपार्जन आधार के अनुसार उसके लाभ की गणना करें। यहाँ पर जो है कस्टमर से 5000 रुपीज़ लिया गया है। 2000 रुपीज़ जो है उन्होंने अपने सप्लायर को दे दिया। तो 5000 में से यदि आप 2000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 3000। इसलिए ऑप्शन बी जो है 3000 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटेंट वर्ल्ड वाइड यूज द ट्रिपल एंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। लेखाकार दुनिया भर में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो ये गलत है। यहाँ पर आंसर जो होगा वह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो अकाउंटेंट होते हैं वह वर्ल्ड वाइड जो है डबल एंट्री अकाउंटेंट सिस्टम को यूज करते हैं। सो अकाउंटेंट प्राइमरली यूज द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट मुख्य रूप से डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इनटू द जनरल जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस एग्जिस्टिंग एसेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय की सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर ऑप्शंस ए है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। ऑप्शंस बी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नकदी प्रवाह का बयान। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट। ऑप्शन डी है जनरल जर्नल, सामान्य दैनंदिनी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस एग्जिस्टिंग एसेट, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। अभी ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, तो ये क्वेश्चन जो है
रिपीट हुआ है। इसी तरह आपके भी असेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ अ बिजनेस रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर। बैलेंस शीट व्यवसाय के सभी राजस्व और समय की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर हर तिमाही या हर साल की लागत का एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह फॉल्स होगा। अब यहाँ पर हमारा 10 असेसमेंट हो चुका है। अब सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 6 वाले असेसमेंट में भी 10 आउट ऑफ 10 आ चुके हैं। अब असेसमेंट नंबर 7 है बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ लॉग पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। अब आपका असेसमेंट 7 स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस ए है मेक मनी फॉर इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा बनाएं। ऑप्शंस बी है मेक मनी फॉर रिटेलर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, सेवाओं के लिए सामान्य प्रदान करके खुदरा विक्रेताओं के लिए पैसा कमाएं। ऑप्शन सी है मेक मनी फॉर कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, सामान्य या सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसे कमाएं। ऑप्शन डी है मेक मनी फॉर एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, सामान्य या सेवाएं प्रदान करके कर्मचारियों के लिए पैसा कमाएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेक मनी फॉर इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज, माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की इनपुट्स ऑफ बिजनेस? व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या हैं? ऑप्शंस ए है लेबर श्रम, ऑप्शंस बी है लैंड भूमि, ऑप्शन सी है कैपिटल पूंजी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर के सभी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिजनेस? व्यवसाय का उत्पादन क्या है? ऑप्शंस ए है गुड्स माल, ऑप्शंस बी है सर्विसेज सेवाएं, ऑप्शंस डी है बोथ ऑफ दी अबव, ऊपर के दोनों, ऑप्शंस डी है नाइदर इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बोथ ऑफ द अबव, गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी आउटपुट ऑफ द बिजनेस के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस? व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या हैं? ऑप्शंस ए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, फ्रेंडशिप, कॉर्पोरेशंस, एकल स्वामित्व, मैत्री या निगम, ऑप्शंस बी है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशंस, एकल स्वामित्व, साझेदारी, निगम, ऑप्शन सी है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कमेमोरेशन, एकमात्र स्वामित्व, साझेदारी या स्मरणोत्सव, ऑप्शंस डी है सोल प्रेसिडेंटशिप, पार्टनरशिप एंड कॉमोमोरेशन, एकमात्र अध्यक्षता, साझेदारी और स्मरणोत्सव। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन, एकल स्वामित्व, साझेदारी और निगम। ये बिजनेस के जो है डिफरेंट रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सोल प्रोप्राइटरशिप? एकमात्र स्वामित्व क्या है? ऑप्शंस ए है अ सिंगल ओनर हु इज आल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट लग रहा है, फिर भी हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑप्शंस बी है अ सिंगल एम्प्लॉय हु आल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक अकेला कर्मचारी जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर एम्प्लॉय दिया इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी है अ सिंगल रिटेल इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल, एक अकेला विक्रेता आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी है अ सिंगल पार्टनर हु इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, एक अकेला सहभागी जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर स्वामित्व की बात की जा रही है, प्रोप्राइटरशिप की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट होगा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वह एक सिंगल ओनर होता है जो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज मल्टीपल ओनर आर पार्टनर, सम ऑफ whom आर also यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, किसके कई मालिक या साझेदार हैं, इनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, फ्रेंडशिप दोस्ती, ऑप्शंस बी है प्रेसिडेंटशिप अध्यक्षता, ऑप्शन सी है पार्टनरशिप साझेदारी, ऑप्शन डी है कॉर्पोरेशन निगम। यहाँ पर मल्टीपल ओनर और पार्टनर है तो इसलिए यहाँ पर पार्टनरशिप आ जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट होगा, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉर्पोरेशन? निगम क्या है? अ सेपरेट लीगल एंटिटीज विद अ लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। ऑप्शंस में है अ सेपरेट इलीगल एंटिटीज विद अ लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग अवैध संस्था। ऑप्शन सी है मल्टीपल ओनर्स आर पार्टनर्स, सम ऑफ whom आर आल्सो यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अ सेपरेट लीगल एंटिटीज विद अ लार्ज नंबर ऑफ ओनर्स, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई, ये जो है एक कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अ नॉन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। ऑप्शंस ए है हाउ मच वैल्यू इन रुपीज ऑफ गुड और सर्विसेज हैज द बिजनेस सोल्ड, माल या सेवाओं के रूप में कितना मूल्य है जो व्यवसाय ने बेचा है। ऑप्शंस बी है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लैंड फैसिलिटीज बिल्डिंग एटीसी द बिजनेस मेड, भूमि सुविधाओं भवनों आदि में किए गए व्यवसाय में किए गए निवेश की सूची। ऑप्शन सी है कॉस्ट द बिजनेस इंकर्ड, व्यवसाय में होने वाला खर्च। ऑप्शन डी है लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ फेवरेट कस्टमर, पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ फेवरेट कस्टमर। ये जो है नॉन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो है पूछा गया है अकाउंटिंग के नॉन एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो डी वाला जो ऑप्शन है ये नॉन एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग है, बाकी तीनों जो है वह अकाउंटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अबाउट प्लानिंग फॉर द अनसर्टन फ्यूचर्स एंड डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी द बिजनेस, में अनिश्चितता भविष्य की योजना बनाने और तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस प्रकार का निवेश करना चाहिए। ऑप्शंस ए है फाइनेंस विथ, ऑप्शंस बी है गवर्नेंस शासन, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस रख रखाव, ऑप्शन डी है डोमिनेंस प्रभाव। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा फाइनेंस। Finance is about planning for the uncertain future and deciding what kind of investments should be the business make. Next question है Dash is a way for a business for raise capital but there is no obligations to repay entities that provide capital. Instead, entities are given ownership of the business. एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन इसके बदले पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने की कोई बाध्यता नहीं है। संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस ए है लाइबिलिटीज देयताएं, ऑप्शंस बी है इक्विटी हिस्सेदारी, ऑप्शन सी है पार्टनरशिप साझेदारी, ऑप्शन डी है एसेट संपत्ति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा इक्विटी हिस्सेदारी। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर भी सबमिट एग्जाम का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको 7th वाले असेसमेंट में भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल चुके हैं। असेसमेंट नंबर 8 है हमारा अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। इसको स्टार्ट करने के लिए लॉग पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन है बैलेंस शीट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बैलेंस शीट को 2 भागों में बांटा गया है। तो वे कौन कौन से हैं ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है एसेट एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियां। ऑप्शंस बी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी और देनदारियां। ऑप्शन सी है इक्विटी एंड एसेट्स, इक्विटी और एसेट्स। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी और देनदारियां। जो बैलेंस शीट होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्विटी और लायबिलिटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शीट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस एज ऑफ पर्टिकुलर डेट टिपिकली एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर। कौन सी शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर वित्तीय वर्ष की एक तिमाही के अंत में। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नगद आमद विवरण। ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि विवरण। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट तुलन पत्र। ऑप्शन डी है लेजर शीट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है ये ऐसे शीट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को, जो पर्टिकुलरली डेट के हो सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर या फिर फाइनेंशियल ईयर पर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Inventory is the value of raw material held work in process and finish good held by the business. Inventory कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। यहाँ पर आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। ये जो है ट्रू है, ठीक है। इन्वेंट्री जो होते हैं ये वैल्यू होता है रॉ मटेरियल हेल्ड वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड बाय द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है These are those assets that are expected to be sold or converted to cash or consumed within 1 year. Dash वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकद के परिवर्तन होने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है। ऑप्शंस ए है करंट एसेट वर्तमान संपत्ति, ऑप्शंस बी है करंट लायबिलिटीज वर्तमान देनदारियां, ऑप्शन सी है नॉन करंट एसेट गैर तत्कालिक परिसंपत्ति, ऑप्शन डी है नॉन करंट लायबिलिटीज गैर मौजूदा देनदारियां। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करंट एसेट वर्तमान संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नॉन करेंट एसेट इंक्लूड्स डैश विच टिपिकली लास्ट फ्रॉम मोर देन 1 ईयर। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। ऑप्शन ए है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इस्टेब्लिशमेंट, संयंत्र संपत्ति और स्थापना। ऑप्शन बी है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, संयंत्र संपत्ति और उपकरण। ऑप्शन सी है पंचंट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, पेनकान संपत्ति और उपकरण। ऑप्शन डी है प्लान प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट, संयंत्र संपत्ति और प्रयोग। जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्लान प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ करंट एसेट, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कैश इन्वेंट्रीज, डिलीवरेबल्स, लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांसेस। ऑप्शन बी है टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी है कैश इन्वेंट्रीज, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी है कैश इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि जो कॉमन टाइप ऑफ करंट एसेट होते हैं वह कैश इन्वेंट्री, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस। डैश कार प्रक्रिया में रखे गए कच्चे माल का मूल्य है और व्यवसाय द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए है सरप्लस अतिरिक्त, ऑप्शन बी है रेवेन्यूज राजस्व, ऑप्शन सी है डिवेंचर्स, ऑप्शन डी है सरप्लस अधिशेष। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरप्लस। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे सरप्लस के एग्जाम में भी इसी तरह। यहाँ पर भी आपको जो ऑप्शंस लगाना है वह डी वाला लगाना है क्योंकि यही जो ऑप्शंस है वह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी इनकम और प्रॉफिट नॉट पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। शेयर धारकों को भुगतान न की गई आय या लाभ को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित कमाई। ऑप्शन बी है रेवेन्यूज राजस्व। ऑप्शन सी है डिबेंचर्स। ऑप्शन डी है सरप्लस अधिशेष। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अल्सो कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट। डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नगद आमद विवरण। ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि पत्रक। ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, तुलन पत्र। ऑप्शन डी है जनरल जर्नल, सामान्य बही खाता। जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अल्सो कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ एसेट एंड लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करेंट एंड नॉन करेंट। संपत्ति और देनदारियां दोनों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा कि जो करेंट और नॉन करेंट एसेट्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है एसेट और लायबिलिटीज में। यहाँ पर जो बोथ एसेट एंड लायबिलिटीज हैं उनको क्लासिफाई किया गया है करेंट एंड नॉन करंट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा, ट्रू। इस तरह से यहाँ पर हमारा 8वां असेसमेंट भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 8वां असेसमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल चुके हैं। अब हमारा असेसमेंट नंबर 9 है मार्केटिंग एजुकेशन हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड कंसर्न। तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ लॉक पर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। आपका असेसमेंट नंबर 9 स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है अ ट्रस्टेड एडवाइजर प्रमोट्स अ प्रोडक्ट एग्रेसिवली टू द कस्टमर। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। कोई भी ट्रस्टेड एडवाइजर जो है ग्राहक को अग्रेसिवली जो है किसी भी चीज को बेचने के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आंसर जो होगा बी हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ टू बिकम अ ट्रस्टेड एडवाइजर। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। ऑप्शन ए है अंडरस्टैंड द कॉन्सर्न ऑफ द कस्टमर, ग्राहक के चिंताओं को समझे, ये करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी है पेडल और प्रमोट द प्रोडक्ट, पेडल या उत्पाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है नाइदर इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, अंडरस्टैंड द कॉन्सर्न ऑफ द कस्टमर, ग्राहक की चिंताओं को समझे। कोई भी ट्रस्टेड एडवाइजर बनने के लिए हमें पहले प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता है, हमें ग्राहक के कंसर्न को समझना होता है, ग्राहक क्या चाहता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस प्रॉमिस इज द एश्योरेंस गिवन टू द कस्टमर अबाउट इन टाइम डिलीवरी ऑफ एश्योर्ड डैश एंड डैश ऑफ प्रोडक्ट। सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में किया गया आश्वासन है। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए है इंटीग्रिटी एंड सर्टेनिटी, अखंडता और निश्चितता। ऑप्शन बी है सिंसियरिटी एंड स्पेशलिटी, ईमानदारी और विशेषता। ऑप्शन सी है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा और गुणवत्ता।
ऑप्शंस डी है वैरायटी एंड गारंटी, विविधता और गारंटी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कोई भी सर्विस जब कस्टमर को दिया जाता है तो उसमें हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जो है देना चाहिए किसी भी कस्टमर को, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरिंग व्हाट अ कस्टमर वांट्स इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सर्विस प्रॉमिस। ग्राहक जो चाहता है उसे डिलीवर करना सेवा के वादों के घटके में से एक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ट्रू, यानी ग्राहक जो चाहता है, जो आपसे सर्विस ले रहा है, जो आप सर्विस का प्रॉमिस कर रहे हो उसको वही डिलीवर करना है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वह ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन ए है द मोटिव ड्राइविंग द कस्टमर टू परचेज एन आइटम इज द नीड फॉर इट। किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी जरूरत है। ऑप्शंस बी है इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ऑप्शन डी है नाइदर इज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। ग्राहक के नीड को समझने की जरूरत होती है कि वह क्या खरीदना चाहता है और उसे हम कैसे जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड इज ऑफ वैल्यू फॉर द बिजनेस। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। यहाँ पर ये करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ गुड सेफ पिच। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचना का चयन करें। ऑप्शंस ए है हुक एंड ऑब्जेक्टिव, ऑप्शंस बी है रुक एंड ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी है रुक एंड सब्जेक्टिव, ऑप्शंस डी है नुक एंड सब्जेक्टिव। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा हुक एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरिंग इज द सेम एज लिसनिंग। सुनना सुनने के समान है। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो सुनना होता है वह सुनने के समान नहीं होता है, यानी कि हियरिंग जो है वह लिसनिंग के समान नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट इज कॉल्ड एज। आनंद के लिए सुनना कहलाता है। ऑप्शंस ए है एप्रिसिएटिव लिसनिंग, सराहनीय श्रवण। ऑप्शंस बी है आर्टिकुलेटिव लिसनिंग, कलात्मक श्रवण। ऑप्शन सी है इंस्पिरेशनल लिसनिंग, प्रेरक श्रवण। ऑप्शंस डी है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा एप्रिसिएटिव लिसनिंग, यानी लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट, इसे हम एप्रिसिएटिव लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द क्लाइंट रिएक्शंस टू अ टिपिकल सेल पिच। सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहक की प्रतिक्रियाओं में से एक है। यहाँ पर जो आंसर होगा वह फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो 9th असेसमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 9 असेसमेंट में भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल चुका है। अब इसी तरह हम 10 असेसमेंट को भी कंप्लीट करेंगे। अब असेसमेंट नंबर 10 है मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ लॉक वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वाई इज अ कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। ऑप्शंस ए है बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द एसी यू प्रोवाइड इनसाइड द शॉप, क्योंकि दुकान के अंदर आप जो एसी देते हैं उस पर ग्राहक ध्यान देता है। ऑप्शंस बी है बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज द शॉप प्रोवाइड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। ऑप्शन सी है बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द फ्रेंडशिप विद द शॉप ओनर्स, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक से दोस्ती की कद्र करता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज द शॉप प्रोवाइड्स, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। कोई भी कस्टमर एक पर्टिकुलर स्टोर से यदि परचेस कर रहा है, उसको वहां पर सुविधा मिल रही है, जो भी वह सर्विस ले रहा है उसको सही सुविधा मिल रही है, इसीलिए वह प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू इज व्हाट द शॉप स्टोर प्रोवाइड्स टू द कस्टमर लाइक सर्विसेज ऑफ अ शॉप और फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मूल्य वह है जो दुकान ग्राहक को प्रदान करती है, जैसे किसी दुकान की सेवाएं या किसी उत्पाद की विशेषताएं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स, ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, मूल्य ग्राहक परिभाषित है। ऑप्शन बी है वैल्यू इज कंसल्टेंट डिफाइंड, मूल्य सलाहकार परिभाषित है। ऑप्शन सी है सेल्समैन डिफाइंड, मूल्य सेल्समैन परिभाषित है। ऑप्शन डी है वैल्यू इज बिजनेसमैन डिफाइंड, मूल्य व्यवसायी परिभाषित है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, मूल्य ग्राहक परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टोर, मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विसेज सोल्ड बाय द सेल्समैन, मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तुओं, सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विसेज डिस्काउंटेड बाय स्टोर ओनर्स, मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विसेज कंज्यूम बाय द कस्टमर, मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फीचर्स और सर्विसेज कंज्यूम बाय द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वैल्यू रिसाइड, मूल्य कहाँ रहता है। ऑप्शन ए है इन द सेल्समैन माइंड, सेल्समैन के दिमाग में। ऑप्शन बी है एट द पीओसी ऑफ द स्टोर, स्टोर के पीओसी पर। ऑप्शन सी है इन द कस्टमर माइंड, ग्राहक के मन में। ऑप्शन डी है इन द स्टोर्स ओनर्स माइंड, दुकान के मालिक के दिमाग में। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इन द कस्टमर माइंड, ग्राहक के मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डैश पर्सपेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन डैश, मूल्य को डैश परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखना है। पहला ऑप्शन है कस्टमर या कॉस्ट, ग्राहक या लागत। ऑप्शन बी है न्यू कमर या प्राइस, नवागंतुक या कीमत। ऑप्शन सी है कस्टमर या प्राइस, ग्राहक, मूल्य। ऑप्शन डी है न्यू कमर, कॉस्ट, नवागंतुक, लागत। यहाँ पर वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कस्टमर एंड प्राइस। वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कस्टमर पर्सपेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन प्राइस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, does everyone competes on price as no one is exploring how they are able to differently adding value to customer। हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक के लिए अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम हैं। ऑप्शन ए है डिजिटाइजेशन, ऑप्शन बी है कोमोडिटाइजेशन, ऑप्शन सी है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ऑप्शन डी है कैपिटलाइजेशन यानी कि पूंजीकरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोमोडिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडॉप्टिंग अ वैल्यू पर्सपेक्टिव, मूल्य परिप्रेक्ष्य अपनाने से क्या लाभ है। ऑप्शन ए है क्लियर डिफरेंशिएशन, स्पष्ट भेदभाव। ऑप्शन बी है हेल्पिंग द कस्टमर अंडरस्टैंड हाउ एंड हाउ मच दे बेनिफिट देन आस्किंग फॉर अ शेयर ऑफ दैट बेनिफिट, ग्राहक को यह समझने में मदद करना कि उन्हें कैसे और कितना लाभ होता है, फिर उस लाभ में से हिस्सा मांग रहे हैं। ऑप्शन सी है एबिलिटी टू जस्टिफाई प्राइसिंग और इवन प्राइस एट अ प्रीमियम, मूल्य निर्धारण या यहाँ तक कि प्रीमियम पर कीमत को सही ठहराने की क्षमता। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू फ्रेमवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट द बेस्ट स्टेटमेंट बिलो, उद्यमियों के लिए बेस्ट ढांचे का अनुसार नीचे दिए गए सर्वोत्तम कथन का चयन करें। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको जो सही स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है ए, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी और वैल्यू कैप्चर, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण और मूल्य पर कब्जा। ये जो है सही फ्रेमवर्क है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज अ कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। ऑप्शन ए है बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द एसी यू प्रोवाइड इनसाइड द शॉप, क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता है। ये क्वेश्चंस अभी हमने देखा था, ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हुआ है। ऑप्शन बी है बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज द शॉप प्रोवाइड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज द शॉप प्रोवाइड्स, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। अब यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आपको सबमिट एग्जाम पर क्लिक करना है, वेट कर लेना है आपको।
अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको 10 असेसमेंट में भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हमने सभी असेसमेंट को कंप्लीट कर लिए हैं और हमने 100% सभी असेसमेंट में स्कोर किया है। इस तरह से यहाँ पर हमने सभी 10 असेसमेंट को पूरा कर लिए हैं और हमें सभी 10 असेसमेंट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। अब यदि आप इन सभी 10 असेसमेंट का क्वेश्चंस एंड आंसर का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में PDF फाइल डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, वहां से आप परचेज करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रश्न और उत्तर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। इस PDF फाइल के साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।